अचानक गर्मी में भी मेरी नौकरानी गर्म चादर ओढ़कर आती थी और जब कमरे की सफाई करती तो अंदर से दरवाजा लॉक कर लेती थी। जब थोड़ी देर बाद बाहर निकलती तो कहती, मेहम साहब आपके कमरे में तो बहुत गंदगी है जिसे साफ करते करते मैं थक जाती हूँ। मैं अपने पति से शिकायत करती कि कमरे को इतना गंदा मत क्या करो, इतने कम पैसों में इतनी अच्छी नौकरानी बहुत मुश्किल से मिलती है। लेकिन जब रोज रोज ऐसा ही होने लगा तो मुझे एक दिन शक हुआ। एक दिन काम वाली को जल्दी छुट्टी देकर उसकी जगह चादर ओढ़कर कमरे की सफाई करने गई तो कुछ ही देर बाद मेरा पूरा शरीर कांप गया। जब मुझे अपनी काम वाली पर शक रहता, दिल करता कि उसे मैं काम से निकाल दूं। मैं अपने पति के साथ बैठी चाय पी रही थी। जब मैंने उन्हें अपनी परेशानियों के बारे में बताया, मेरी बात सुनकर वो एकदम चौंक गए और बोले, क्यों बैठे बिठाई तुम्हें एक गरीब औरत के साथ क्या दुश्मनी हो गई है? क्यों उसके पेट पर लात मार रही हो? एक तो तुम्हारी आदत में से बहुत परेशान हूँ। तुम हर वक्त किसी न किसी टोह में लगी रहती हो, हर इंसान पर शक करती हो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इतना कहकर मेरे पति सागर उठे और चाय पिए बिना ही बाहर चले गए थे, जबकि मैं वहीं कुर्सी पर बैठी अपने पति की इस हरकत पर हक्का बक्का रह गई थी। सागर ने इससे पहले कभी भी मेरे साथ इस तरीके से बात नहीं की थी। वह तो बहुत ही अच्छे थे, उनके बोलने के अंदाज से बहुत ही प्यार टपकता रहता था। मेरी हर समस्या को वह चुटकी में हल किया करते थे। मुझे उनसे इस रवैया की उम्मीद नहीं थी। मैं अचानक दिल से किया कि अभी नौकरानी को फ़ोन करके कह दूं कि तुम कल से मेरे घर पर मत आना, मगर फिर सागर का सोचकर मैंने अपने इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दिया। मुझे डर था कि कहीं वह मुझसे और ज़्यादा नाराज़ न हो जाए। मैंने फिलहाल इस बात को छोड़ दिया। मैं किचन में जाकर रात के खाने का इंतज़ाम करने लगी। खाना तैयार हुआ तो मैं सागर को बुलाती चली गई। मुझे लगा था कि सागर अपने रवैये पर शर्मिंदा होंगे और मुझसे माफ़ी भी मांगेंगे, मगर उनका मिजाज तो अभी भी गर्म था, उनके तेवर बिगड़े हुए थे। मेरे कहने पर उन्होंने कुछ देर तक मुझे घूर कर देखा था और फिर खाना खाने बाहर आए, लेकिन कोई भी बात किए बगैर खाना खाए कर अपने कमरे में चले गए। जब मैं किचन सेट करके वापस आई तब तक सागर सो चुके थे। मैं इस बात पर बहुत हैरान थी कि आखिर उन्होंने इस जरा सी बात पर इतने गुस्से का एहतराज क्यों किया। अगले दिन जब रूपा आई तो सबसे पहले मेरे कमरे में गई और कुंडी लगाकर सफाई करने लगी। मैं बाहर खड़ी गुस्से से तिलमिलाती रह गई। रूपा ने कम से कम 20 दिन पहले ही मेरे घर में काम करना शुरू किया था। वह बहुत ही कम पैसे में मान गई थी, बहुत ही अच्छी लड़की थी, मगर मुझे उसका कमरा बंद करने की सफाई करना शक में डाल देता था। मैंने उसे 2-3 बार मना किया कि मगर वह बोली, दीदी मैं सबके घरों में ऐसे ही सफाई करती हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि सफाई करते हुए कोई मेरे सर पर सवार है। मैं उसकी बात सुनकर चुप रह जाती। जब वह सफाई करके आती तो बड़ी थकी थकी सी लगती। वह मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, दीदी हर रोज पूरा घंटा लगातार कर आपका कमरा साफ करती हूँ तो मैं बहुत थक जाती हूँ। उसकी बात ये सुनकर मैं हल्के से मुस्कुरा दी और किचन में चली गई। मेरे पीछे रूपा भी चली आई। फिर किचन में खड़ी होकर मैं रूपा की हरकतों को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। वह थोड़ी देर बाद आराम करने के लिए उठ गई थी। थोड़ी देर बाद आराम करने के बाद वह हॉल की सफाई करने लगी थी। इतनी देर में सागर भी आ गए थे। सागर के आते ही रूपा ने झाड़ू लगाना छोड़ दिया था और उनको देखते ही सागर ने एक नज़र ही रूपा पे डाली थी। फिर वह अपने कमरे में चले गए। अब रूपा जले पैर की बिजली की तरह हॉल के चक्कर पर चक्कर लगाने लगी थी। फिर उसने आसपास देखा। जब मैं उसको नजर न आई तो वह मेरे कमरे की तरफ चल दी। उसने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया ही था, मगर कुछ सोचकर पीछे हट गई और दोबारा से हॉल की सफाई करने लगी थी। हॉल की सफाई करने के बाद मुझे बाय बोलकर घर से बाहर निकल गई थी। रूपा के जाते ही सागर बाहर आ गए थे और उन्होंने मेरा हाथ थामकर उन हाथों में बहुत ही प्यार से कंगन पहना दिए थे। उनका मूड बहुत अच्छा था। आज फिर बोले, मैडम जी जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख तेज से लगी है। हम दोनों ने बहुत ही अच्छे माहौल में और बहुत ही अच्छे मूड के साथ बैठकर खाना खाया। अब मैं सागर की तरफ से बहुत ज़्यादा रिलैक्स थी कि चलो, सागर का गुस्सा हो गया था, लेकिन रूपा की तरफ से मेरे दिल में गांठ पड़ चुकी थी। न जाने वह किस इरादे से मेरे घर में आई थी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि रूपा के बारे में मैं अब कोई भी बात सागर से नहीं करूंगी। पहले सागर की मर्जी जान लूंगी, तभी मैं कोई फैसला लूंगी। आगे दिन रूपा घर में दाखिल हुई तो मैंने उसका बहुत ही अच्छे से जायज़ा लिया। उसने एक गरम शॉल ओढ़ रखी थी जिसे वह पूरी तरह से छुप गई थी। मैं बोली, रूपा इतनी तो गर्मी है, तुम इस गरम शॉल को ना ओढ़ना छोड़ दो। अगर तुम्हारे पास कोई चुन्नी वगैरह नहीं है तो मैं तुम्हें अपनी चुन्नी दे देती हूँ। उसकी आंखें एकदम ही आंसुओं में भर गई। वह बोली, यह चादर मेरे लिए बहुत ही कीमती है। यह चादर मेरे लिए किसी की मोहब्बत की निशानी है। इसको छोड़कर अगर आपसे कोई दूसरी चुन्नी ले लूँ तो क्या मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा जो इस चादर को ओढ़ने से मिलता है? नहीं ना, तो फिर अदला बदली क्या करने का क्या फ़ायदा? अगले दिन
उसे बचने के लिए जल्दी से ही कमरे में चली गई तो मुझे लगा जैसे उसकी शॉल के नीचे छुपे हुए उसके हाथ में कुछ पकड़ रखा था। क्या पकड़ रखा था और क्या छुपा रही थी यह तो मैं नहीं देख पाई थी, मगर मुझे शक जरूर हो रहा था। रूपा मेरे कमरे के अंदर से बंद करके अंदर सफाई करने में लग चुकी थी। मैं परेशान की हालत में यहाँ से वहाँ घूम रही थी। इतनी ही देर में सागर भी घर आ गए थे। वह मुझे यूं ही परेशान देखकर बोले, क्या हुआ सुष्मिता, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली कि नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ है। इतनी देर में रूपा कमरा खोलकर बाहर निकली तो हम दोनों को देखकर वह सिटपिटा गई और फिर जल्दी से हॉल की सफाई करने लग गई। सागर कमरे में दाखिल हुए तो मैं भी उनके पीछे पीछे कमरे में चली गई, मगर उन्होंने मेरे कमरे में दाखिल होने से पहले ही कमरे को लॉक कर लिया था। मैं बाहर खड़ी देखती रह गई। रूपा अपना काम जल्दी जल्दी निपटा कर सागर के बाहर निकलने से पहले ही जा चुकी थी। मेरे दिमाग में एकदम से धमाका हुआ था। जब भी रूपा कमरे की सफाई करके बाहर निकलती तो मैं कमरे में जाती भी ना थी। मेरे कमरे में जाने से पहले ही सागर घर आ जाते थे और कमरे में चले जाते थे और मुंह हाथ धोकर बाहर निकल आते थे। मैं अपना माथा पीट लिया था कि मैं इतनी बड़ी बात को नज़रअंदाज कैसे कर सकती हूँ। थोड़ी देर बाद जब सागर बाहर निकले तो मैंने खुद को नॉर्मल जाहिर किया, मगर अंदर से मेरा दिल में आंधी तूफान चल रहा था। हम दोनों ने मिलकर खाना खाया और सागर हल्की फुल्की बातें भी करते रहे, लेकिन मेरा दिल उनकी बातों में नहीं लग रहा था। मुझे अपना घर उजड़ता हुआ नजर आ रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं इस समस्या को करके ही रहूंगी। अब अगली शाम जब रूपा काम पर आई तो मैंने उससे कहा कि तुम घर की सफाई का समय बदल दो, तुम 2 से 5 बजे तक मेरे घर पर काम किया करो। रूपा मुस्कुराकर बोली, दीदी ऐसा मुमकिन नहीं है, इस समय तो मैं मैनेजर साहब के घर पर काम करती हूँ। मैंने उससे कहा कि तुम समय बदल दो, मैनेजर साहब के घर का काम शाम को कर लिया करो। जिस समय मैनेजर साहब के घर काम करती हो उस समय मेरे घर पर काम कर दिया करो। मेरी बात सुनकर ना मैं सिर हिला दिया। बोली, दीदी ऐसा मुमकिन होता तो मैं कर लेती। अगर आपको मेरा इस समय काम करना पसंद नहीं है तो आप मेरी जगह किसी और नौकरानी को रखना चाहो तो रख सकती हो। आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर लेना। रूपा की बात सुनकर मैं चुप हो गई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी कामवाली में सिर्फ गलतफहमी की वजह से हाथ से जाने दूं, इसलिए मैंने सोचा कि पहले मामले की तह तक जाना चाहिए, उसके बाद फिर कोई फैसला लेना चाहिए। रूपा एक बार फिर मेरे कमरे में चली गई और अंदर से कुंडी लगाकर सफाई करने लगी थी। मैं हॉल में बैठी थी और उसके बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। इतनी ही देर में सागर भी घर आ चुके थे। आज सागर जैसे ही कमरे में जाने लगे तो मैं पीछे ही चलती गई और जल्दी से कमरे में दाखिल हो गई। सागर ने इस बार कमरे को अंदर से लॉक नहीं कर पाया था। पूरा कमरा मूंग की दाल के हलवे से खुशबू से महक रहा था। मैंने अपनी आंखें से हैरत भरकर सागर की तरफ देखा तो वह बोले, मेरा एक दोस्त हलवा बनाकर लाया था। मैं धीरे से मुस्कुरा दी और किचन में चली गई और कुर्सी पर बैठकर मेरी आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगी थी। मैं जानती थी कि यह हलवा सागर के लिए रूपा ही लेकर आई थी, क्योंकि सागर तो जब घर के अंदर दाखिल हुए थे तो खाली हाथ थे। इसका मतलब कि सागर ने मुझसे झूठ बोला था। लेकिन सागर ने मुझसे झूठ क्यों बोला था, इस झूठ का मतलब मैं बहुत अच्छी तरह से जानती थी। एक झूठ सौ झूठ का रास्ता खोल देता है, फिर इंसान सारी जिंदगी झूठ बोलते हुए ही गुजार देता है। सागर को मूंग दाल का हलवा बहुत पसंद था। इसके बारे में सिर्फ मैं जानती थी या फिर मेरे ससुराल वाले जानते थे। एक काम वाली को मेरे पति के पसंद नापसंद की जानकारी कैसे हो सकती है। मैंने देखा कि सागर मेरी तरफ आ रहे हैं। मैंने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट सजा दी। मुझे पता था कि इस तरह के हालात में कैसे रिक्वेस्ट करूं, इसलिए मैंने मुस्कुराहट का एक ही सहारा लिया। सागर किचन में आई तो मुझे देखकर परेशान हो गए। कहने लगे, क्या बात है सुष्मिता, तुम कुछ उदास लग रही हो। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस सर में हल्का सा दर्द है। मगर मैं जानती थी कि सागर मेरी इस बात से नहीं मानेंगे। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर हॉल में ले गए और हल्के हल्के मेरे सर की मसाज करने लगे। सागर की मोहब्बत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे बहुत ही मोहब्बत करते थे, इस बात में कोई शक नहीं था। लेकिन जैसे आजकल हालात हो रहे थे उसे मुझे शक में डाल रखा था। मैं सागर पर शक तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन खुद पे खुद शक मेरे दिल में पनपता रहा। थोड़ी देर बाद हम दोनों ने खाना खाया और फिर सागर वापस अपने कमरे में चले गए, जबकि मैं ताज़ा हवा खाने के लिए लॉन में आ गई थी। आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, आंसू खुद पे खुद आंखों से निकल रहे थे। थोड़ी देर बाद कमरे में गई तो सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मजबूरी में मैंने एक नींद की गोली खाई और सो गई। सुबह सागर मुझसे पूछ कर गए थे कि अगर तबीयत ठीक ना हो तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, लेकिन मैंने उन्हें समझा दिया था कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी तरफ से उन्हें सुकून हो गया था। वह ऑफिस चले गए थे और फिर मैंने मैनेजर साहब के घर की राह ली।
उनका घर हमारे मोहल्ले में ही था। अभी रूपा उनके घर पर काम करने नहीं गई थी, इसलिए मैं उसकी जांच पड़ताल कर सकती थी। उनके घर गई तो मैनेजर साहब की पत्नी ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया था। इधर उधर की बातें करके मैंने मैनेजर साहब की पत्नी से कहा कि मुझे रूपा पर बहुत तरस आता है, इतनी गर्मी में भी इतनी मोटी चादर ओढ़कर काम करने आती है। मेरी बात सुनकर मैनेजर साहब की पत्नी ने मुझे बहुत ही अजीब सी नज़रों से देखा और बोली, लेकिन हमारे घर पर तो वो चुन्नी में ही आती है, मैंने तो रूपा को कभी सर्दी में भी शॉल ओढ़ते हुए नहीं देखा। मैनेजर साहब की पत्नी ने जब यह बात कही तो मैं एकदम से चौंक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब उनसे क्या बात करूं। फिर मैं बोली कि रूपा को ना जाने क्या आदत है, वह बेडरूम की सफाई करते हुए ना जाने अंदर से कुंडी क्यों लगा लेती है। मेरी इस बात पर मैनेजर साहब की पत्नी बहुत ज़्यादा हैरान हुई होते हुए और फिर बहुत ही सुलझते हुए अंदाज से बोली, ठीक है, हमें नौकरानी के साथ नरमी से पेश आना चाहिए। हर एक काम करने का अपना अपना नियम होता है और एक हद होती है, लेकिन मैं तो किसी भी काम वाली को यह इजाज़त नहीं दूंगी कि वह मेरे बेडरूम के अंदर से कुंडी लगाकर सफाई करे। मैं तो ऐसी काम वाली को काम से ही निकाल दूंगी। बोली, लेकिन मुझे तो रूपा ने बताया था कि वह सबके घरों में ऐसे ही अंदर की कुंडी लगाकर सफाई करती है। मेरी बात सुनकर मैनेजर साहब की पत्नी बोली, जोर जोर से हंसने लगी। कि फिर वह बोली, अरे आप तो बहुत मासूम है। मैं जानती थी कि उन्होंने बेवकूफ़ी की जगह मासूम का शब्द इस्तेमाल किया था। वह ज़रूर मुझे बेवकूफ़ कहना चाहती थी। फिर मैंने कोई बात और नहीं की, मैंने बात का टॉपिक ही बदल दिया। मैं उठकर अपने घर आ गई। मैनेजर साहब की पत्नी की बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। शाम हुई तो रूपा खुद को गर्म चादर में छुपाए एक बार फिर हमारे घर आ गई थी। वह सीधी मेरे कमरे में चली गई। अभी हम हमारे कमरे से बाहर आई थी कि सागर भी ऑफिस से लौट आए थे। मैं किचन में खिड़की के पास खड़ी होकर उन दोनों को देख रही थी जब सागर ने गुस्से से रूपा से कहा कि रूपा, तुम्हारे लिए यही ठीक होगा, तुम यहाँ काम छोड़कर चली जाओ और मुझे सुकून से जीने दो, मेरा पीछा छोड़ दो। सागर की बात सुनकर रूपा रोने लगी थी। वह बोली, इस भरी दुनिया में मेरा सहारा सिर्फ और सिर्फ तुम हो, मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं हूँ। मुझे अपने काम की पहचान दे दीजिए, नहीं तो मैं तुम्हारी हकीकत तुम्हारी पत्नी के सामने लाऊंगी, फिर तुम क्या करोगे। इतना कहकर रूपा लॉन की सफाई करने के लिए बाहर आ गई। मैं तो रूपा के शब्दों पर ही हैरान रह गई। आखिर रूपा के पास सागर का ऐसा कौन सा राज था कि जिसकी वजह से वो सागर को डरा धमका रही थी। फिर वह क्यों कह रही थी कि सागर रूपा को पहचान दे दे। यह सब बातें किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही थी। मैंने सागर को खाने पर बुलाया तो उन्होंने मुझे बुरी तरह से डांट दिया था। वह बोले थे कि कैसी औरत हो जो तुम घर का काम भी नहीं कर सकती। घर में हम दो ही तो लोग रहते हैं, मगर तुम दो लोगों का काम करने में भी नाकाम रहती हो और ना जाने कैसी कैसी नौकरानी या घर में ले आती हो। इतना कहकर वह लॉन में चले गए थे। मैं कमरे में गई तो फिर से मूंग दाल के हलवे की खुशबू ने मेरा स्वागत किया था। आज शायद सागर हलवा छुपाना भूल गए थे या फिर उन्होंने इस बात की परवाह ही नहीं की थी। मैंने कमरे में की खिड़की से देखा, सागर बहुत ही परेशान की हालत में यहाँ से वहाँ घूम रहे थे। तो मैं खुद हैरान थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, मैं कैसे सच्चाई सामने लाऊं। मुझे रह रहकर रूपा पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं हालत से मजबूर थी, उससे कोई सवाल भी नहीं कर सकती। मजबूर होकर मैंने सागर की माँ से मदद लेने के बारे में सोचा। वह दूर दराज के गांव में रहती थी, जबकि हम दोनों पति पत्नी सागर की जॉब की वजह से शहर में रहते थे। मैंने अपनी सास को फ़ोन करके कहा कि मेरा घर उजड़ने वाला है, आप आकर मेरे घर में उजड़ने से बचा लो। मेरी सास बहुत ही अच्छी औरत है। उन्होंने कहा कि मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आती हूँ, तुम तसल्ली रखो, कुछ नहीं होगा। और अगले ही दिन वह मेरे देवर के साथ हमारे घर आ गई थी। लेकिन सागर अपनी माँ को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए थे। वो बल्कि उल्टा अपनी माँ से कह रहे थे, मम्मी जी आप यहाँ क्यों आ गई हो, शहर का खर्चा बहुत ज़्यादा महंगा होता है, अगर दो लोगों का खर्चा भी उठाऊंगा तो मेरे बजट में असर पड़ेगा। सागर की बात सुनकर मेरी सास की आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने सागर को चुप रहने का इशारा किया तो वह बोले, तुम हम माँ बेटे के मामले से दूर रहा करो। बात सुनकर मैं चुप हो गई, जबकि मेरे देवर ने सामान उठाया और बोली, मम्मी यहाँ से आ जाइए, हम गांव वापस चलते हैं, हमें नहीं रहना इस महंगाई से भरे शहर में। मेरी सास ने मेरी तरफ देखा तो मैंने हाथ जोड़कर उनसे रुकने के लिए रिक्वेस्ट की, जबकि मेरा देवर बहुत ज़्यादा नाराज हो चुका था। वह मेरे 1000 बार कहने पर भी नहीं रुका। उल्टा सागर मुझे ही डांटने लगे थे कि तुम उनसे जाने दो, मत रोको। मेरा देवर तो चला गया, लेकिन मेरी सास को रोक लिया था। मेरी सास बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका सबसे चहीता बेटा उनके साथ ऐसा सलूक करेगा। मैंने अपनी सास को सारी बातें बता दी। मैं उनसे बोली कि सागर कुछ बदल गए हैं, लेकिन मैंने आपको बड़ा मानकर बुलाया था कि आप यह सारा मामला देखें और उसे निपटाने की कोशिश करें। शाम हुई थी कि रूपा का इंतज़ार करने लगी थी। मैं अपनी सास को रूपा के बारे में सब कुछ पहले ही
बता दिया था। समय गुजरता रहा मगर रूपा घर ना आई थी। मैंने सागर से बात की कि मेहमान के आने से घर का काम बढ़ गया है, मगर आज पता नहीं रूपा क्यों नहीं आई है। सागर थोड़ा गुस्से से बोले कि मैं उसे काम से निकाल चुका हूँ, आज के बाद वो काम पर नहीं आएगी। तुम जो बेकार में घर में मेहमान बुला कर बैठी हो, उसके बाद तो यही होना था। मैं सागर की बात सुनकर दंग रह गई थी। वह कभी भी ऐसा नहीं थे। वह जो बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही प्यार करने वाले थे। जब भी उनकी तरफ देखती तो वो मुझे हिम्मत मिलती थी, दिल में एक सुकून होता था कि मुझे कितना प्यार करने वाला पति मिला है। लेकिन पता नहीं अब वो ऐसे क्यों कर रहे हैं। मेरी सास रूपा से मिलकर ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती थी। मैं सारी रात यही सोचती या फिर क्या किया जाए, यही सब कुछ सोचते सोचते मैं सो गई थी। अगले दिन फिर मैंने दिमाग लगाया, पता नहीं क्या, फिर मेरे से मैनेजर साहब के घर जाकर मैं बैठ गई थी। और जब अपने टाइम पर रूपा वहाँ काम करने पहुँची तो मुझे देखकर एकदम से घबरा गई थी। मैं बोली रूपा, शुक्र है आज तुमने गर्म शॉल नहीं पहनी, देखो तो सूरज कैसे आग बरसा रहा है। फिर मैंने उनसे माफ़ी मांगी कि सागर ने तुम्हें गलत कहा है कि हमें काम वाली की ज़रूरत नहीं है। अब तो घर में मेहमान आ गए हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज तुम हमारे घर काम पर ज़रूर आना। सागर अपने के पर माफ़ी मांग रहे हैं। मैंने नोटिस किया है कि एकदम से रूपा का चेहरा खिलकर गुलाब हो गया था। शाम हुई तो रूपा अपनी गर्म चादर ओढ़कर हमारे घर आ गई थी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि इस बार उसने अपना चेहरा भी छुपा रखा था। मुझे रूपा के चौचले देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं बोली, मैनेजर साहब के घर पर तो तुम दुपट्टे में ही चली जाती हो, मगर हमारे घर आने के लिए तुम्हें अपना चेहरा भी छुपाना पड़ता है, आखिर ऐसा क्यों? मेरी बात सुनकर रूपा ने कहा, आपने ही तो कहा था कि घर में मेहमान आए हैं, इसलिए बस पर्दा कर लिया। मैं ज़्यादातर लोगों के सामने नहीं जाती, मैं पहले से यह वाला काम नहीं करती थी, लेकिन पेट की खातिर मजबूरी में मैं यह काम करना पड़ रहा है, इसलिए नज़र अनजान लोगों के सामने अपना चेहरा छुपा लेती हूँ। मैं बोली, मेरे घर में पर्दा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेहमान सिर्फ एक ही है और वो भी बूढ़ी सास है। रूपा मेरे कमरे में चली गई थी। आज तो उसने रोज़ से ज़्यादा देर लगाई। मैंने अपनी सास को बाहर लॉन में बैठने को कह दिया था। मेरी सास बोली, मगर सागर आ गए तो उन्हें कमरे में मत जाने देना, उन्हें किसी भी तरह से बातों में लगा लेना। मेरी सास ने मेरी मदद करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। मैंने जल्दी से सागर का सूट पहन लिया था। वह सूट मैंने रूपा के आने से पहले ही अपनी सास के कमरे में छुपा के रखा था। सूट पहन के कमरे के बाहर खड़ी हो चुकी थी। मेरा चेहरा दूसरी तरफ था और मेरी पीठ कमरे की दरवाजे की तरफ थी। रूपा मुझे पहचान नहीं पाई थी। मेरी पीठ पीछे ही रूपा ने कहा था कि माँ आई हुई है, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं माँ के सामने अपना चेहरा खोल कर आ जाऊँ, उनसे मिल लूँ। इतनी देर में सागर भी आ चुके थे, उनके पीछे पीछे सास भी थी। मेरी सास सागर को रोकने की नाकाम रही थी, मगर जैसे ही मेरी सास की नज़र रूपा पर पड़ी तो वह सदके में आ गई थी। रूपा को देखते ही मेरी सास ने गुस्से में अपना चेहरा फेर लिया था। अब मैं भी रूपा के सामने आ चुकी थी, कुछ भी छुपाने का फायदा नहीं था। जिस तरह मेरी सास ने रूपा को देखकर गुस्से में मुंह फेर लिया था, मैं समझ गई थी कि मेरी सास रूपा को पहले से पहचानती है। मैंने रूपा से कहा, रूपा अब सारी सच्चाई बता दो। रूपा जोर जोर से रोने लगी थी। बोली, दीदी मैं एक बहुत ही अच्छी और इज्जतदार घराने से संबंध रखती हूँ। मेरे पिता का डंका बजता है, लेकिन मैं अपने बाप की इज्जत संभाल नहीं पाई थी। हालांकि मेरे बाप ने तो मेरे लिए वो सब कुछ किया जो हमारे ख़ानदान में किसी दूसरे बाप ने नहीं किया होगा। मेरे पापा मुझे शहर कॉलेज की शिक्षा हासिल करने के लिए भेजते थे, लेकिन मुझे अपने ही बाप के ड्राइवर से मोहब्बत हो गई थी। वो ना तो हमारी जात का था और ना ही पैसे वाला था। मैं जानती थी कि उसके साथ मेरी शादी होना असंभव है, लेकिन एक दूसरे के बगैर रहने के बारे में सोच नहीं सकती थी, इसलिए मैंने उस ड्राइवर के घर से भागकर शादी कर ली थी। इस हरकत से मेरे पापा को बहुत दुख हुआ था और शायद मेरे पापा की बदुआएं मुझे लग चुकी थी, इसलिए खुद तो मुझे कभी मिला ही नहीं। मेरा पति का एक नंबर का निकम्मा निकला था। वह कोई काम नहीं करता था, ना तो 2-3 दिन काम पर जाता और 3-4 दिन घर पर बैठा रहता। शुरू में मैं तो हमारा समय अच्छे से गुजरता रहा, लेकिन जब हमारे घर बच्चा हुआ तो फिर मुझे ही हिम्मत करनी पड़ी कि मुझे अपने बच्चे का पेट भरने के लिए नौकरी करनी पड़ेगी। फिर जब मैं आपके घर आई तो सागर को देखकर दंग रह गई थी, क्योंकि सागर तो मेरा वही भाई था। सागर ने मुझे कहा था कि मैं इस घर में से चली जाऊं और आपको यह बता दूं कि मैं सागर की सगी बहन हूँ, लेकिन मैंने बहुत सालों बाद अपने भाई को देखा था। यह दुनिया बड़ी बहरा, मैं इस दुनिया में अपनी रिश्ते एक छायादार पेड़ की तरह
होते हैं। मैंने सागर को मनाने की बहुत कोशिश की कि मैं सागर को मनाती कि मुझे माफ़ कर दो। मैं हर रोज़ गर्म चादर इसलिए पहनकर क्योंकि वह शॉल मेरी सालगिरह पर मुझे मेरे भाई सागर ने ही तोहफे में दी थी। मैं एक खास तरह का मूंग दाल का हलवा भी बनाकर लाती थी क्योंकि सागर मेरे हाथ से बना हलवा यह बहुत ही शौक से खाता था। रोज़ अपने बेडरूम के अंदर से कुंडी लगाकर इसलिए सफाई करती थी क्योंकि मैं अपने भाई के कमरे को बहुत ही दिल लगाकर सफ़ा कर सकूं। मुझे सागर की एक एक चीज़ मेरी सफ़ा करना बहुत अच्छा लगता था और दूसरी वजह थी कि मेरी गर्दन पर वही निशान था जो सागर की गर्दन पर निशान है। यह हमारा ख़ानदानी निशान था। मैं नहीं चाहती थी कि चादर उतार कर मैं काम करूं और तुम वह निशान मेरी गर्दन पर देख लो, इसलिए मैं वह चादर उतार कर नहीं देती थी और सुकून के साथ सागर के कमरे की सफाई करती। इसके अलावा वह हलवा छुपाकर खिड़की के पर्दे के पीछे रख देती थी और हर रोज़ आपके कमरे में ही माफ़ीनामा लिखा करती थी और उसे सागर की टेबल पर रख देती थी। लेकिन सागर मेरी माफ़ीनामे को फाड़ कर फेंक देता था। वह मुझे माफ़ करने की बजाय मुझे घर से भगाना चाहता था, लेकिन मैं अपने भाई को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। बहुत मुश्किल से मुझे मेरा भाई मिला था। मजबूर होकर मैंने सागर को धमकाना शुरू कर दिया था। उससे कहती कि अगर तुमने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं तुम्हारी पत्नी को सब कुछ बता दूंगी कि मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ। वह नहीं चाहते थे कि आपको ये सब पता चले, आपके दिल में भाई के लिए कोई भी गलतफहमी पैदा हो, इसलिए यह सब है हरकतें मुझसे होती जा रही थी। रूपा अपनी दास्तान सुना कर रोने लगी थी। वह कहती जा रही थी कि पापा को दुख देकर मैं कभी खुश नहीं रह पाई हूँ। मेरे बाप का नाम खराब हुआ, मुझसे मेरी सगे रिश्ते टूट गए, मेरी पति ने भी मुझसे आंखें बदल दी और वह लड़की जिसके आगे पीछे नौकरानी लग रहती थी अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी देने के लिए खुद को नौकरानी बन गई थी। मेरी सास पहले तो अपने बेटे को देखकर गुस्से से मुंह फेर कर खड़ी हो गई, अब उसके दुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और रूपा को गले लगा लिया था। सागर बोले, मम्मी मैं जानता हूँ आप अपनी बेटी से ज़्यादा नाराज़ नहीं रह पाओगी, इसलिए मैं आपके साथ बदतमीजी करता था ताकि आप यह घर छोड़कर चली जाए और रूपा को ना देख सके, क्योंकि अगर आपने रूपा दीदी को देख लिया तो आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। लेकिन मेरे पापा को भी जानता हूँ कि पापा कभी भी रूपा दीदी को माफ़ नहीं करेंगे। मैं आगे बढ़कर बोली, सागर माँ का दिल किसी